Hello, Assalamu alaikum, my dear students. I'm your teacher Zahid Hussain with another video of your English grammar. हमने प्रीवियस लेसन्स में प्रोनाउन कंप्लीट किया था। प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स थे, फ्रॉम पर्सनल प्रोनाउन टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तमाम काइंड्स हमने क्लियर किए हैं। होप कि आपको वो सब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज हम जो वीडियो आपके लिए लाए हैं दैट इज प्रोनाउन क्विज, जिसे जब हमने नाउन कंप्लीट किया था तो नाउन के बाद भी हम एक क्विज लाए थे आपके लिए। आज हम प्रोनाउन पर एक क्विज आपके लिए लाए हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन क्विज। इसमें हम बहुत सारे सेंटेंसेस को देखेंगे, उनमें कहीं ना कहीं पर जो प्रोनाउन यूज किया गया है उसमें कोई एरर होगा। वो एरर प्रोनाउन के काइंड्स का भी हो सकता है और उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भी एरर हो सकता है। आपने ये देखना है कि हर सेंटेंस में एरर कहाँ पर है। हम मिलकर एक एक सेंटेंस को हल कर रहे हैं और देखते हैं कि एरर कहाँ पर है, क्योंकि हमने प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। इस क्विज के बाद हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन के ऊपर कैसे एरर्स होते हैं सेंटेंसेस में, और इस किस्म के एरर्स टेस्ट्स में बहुत आते हैं, एग्जाम्स में बहुत आते हैं। और आपको वैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये टेस्ट फेवरेट होते हैं, यानी इनसे रिलेटेड एरर्स टेस्ट में आते रहते हैं। आप प्रीवियस टेस्ट को देख लीजिए, उनमें भी आपको इन्हीं प्रोनाउंस पर एरर्स मिलेंगे और उन एरर्स को देखेंगे हम इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। और इस वीडियो से वो स्टूडेंट्स जो IBA, STS या मेडिकल या इंजीनियरिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फेडरल या प्रोविंशियल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। आप देख रहे हो कि 6 सेंटेंसेस आपके सामने बोर्ड पर है। हम एक एक सेंटेंस को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर सेंटेंस में कहां पर और कौन सा एरर है, और उस एरर को हम स्पॉट भी करेंगे और उसको हम करेक्ट भी करेंगे। तो बेटा, पहला हमारा सेंटेंस है कि द 6 स्टूडेंट्स, आपने सेंटेंस ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। The 6 students are experimenting in the laboratory with each other. मैं दोबारा पढ़ रहा हूं आपके लिए कि the 6 students are experimenting in the laboratory with each other. जो सब्जेक्ट है बेटा वो है 6 स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स का जो तादाद है वो 6 है, 6 स्टूडेंट्स हैं जो लैब में कोई तजुर्बा कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा है ईच अदर। तो आपको याद होगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के 2 एग्जांपल्स थे, एक था ईच अदर और एक था वन अनदर। और उनका यूज मैंने आपको बताया था कि ईच अदर हम यूज करते हैं जब हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हों, और वन अनदर हम तब यूज करते हैं जब 2 से ज्यादा हमारे पास सब्जेक्ट्स हो। ठीक है ना बेटा? तो यहां पर देख लीजिए, आपके पास सब्जेक्ट्स है द 6 स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट में आपके पास 6 स्टूडेंट्स है, यानी तादाद 6 है, 2 नहीं है। लेकिन 6 के लिए हमने यहां पर लिखा है ईच अदर, तो ईच अदर तो हम 2 के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर एरर जो होगा वो ईच अदर एरर होगा। यहां पर हमने ईच अदर की जगह पर वन अनदर यूज करना है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, 6 हैं। तो यहां पर अब करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि द 6 स्टूडेंट्स आर एक्सपेरिमेंटिंग इन द लेबोरेटरी विथ वन अनदर, नॉट विथ ईच अदर। अगर यहां पर 2 स्टूडेंट्स होते तो फिर हम यहां पर ईच अदर यूज करते। ठीक है बेटा? तो ये एरर आप देख लीजिए कि जब नंबर 2 से ज्यादा होता है सब्जेक्ट का, तो हम वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर यूज करते हैं। क्लियर? सेकंड सेंटेंस देख लीजिए कि he was more worried than me, he was more worried than me to see my failure.
यानी वो मेरा फेल्यूर, मेरी नाकामी देखकर मुझसे ज्यादा वरीड हो गया या मुझसे ज्यादा परेशान हो गया। तो बेटा देख लीजिए, ही वॉज मोर वरीड, ये ज्यादा वरीड था। देन क्या होता है? देन कंजंक्शन होता है। क्या होता है बेटा? देन होता है कंजंक्शन। और आप जानते हैं कि कंजंक्शन दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को मिलाता है। आपका पहला सेंटेंस है ही वॉज मोर वरीड, जिसमें सब्जेक्ट ही यूज किया गया है, ठीक है बेटा। तो ही वॉज मोर वरीड, देन ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देन क्या करता है? दूसरे सेंटेंस को मिलाता है। और जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ना के ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर मी क्या है? मी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई है। मी है आई का ऑब्जेक्टिव केस। तो बेटा देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस हम शुरू करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट से तो सेंटेंस शुरू नहीं करते, हम सेंटेंस शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। तो यहां पर मी की जगह पर आई होना चाहिए, यानी करेक्ट सेंटेंस होगा कि ही वॉज मोर वरीड देन आई, नॉट मी। तो यहां पर मी की जगह पर आई यूज करना है, क्योंकि देन कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद हमें दूसरा सेंटेंस चाहिए और सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। तो यहां पर हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, दैट इज आई, यानी ही वॉज मोर वरीड देन आई टू सी माय फेल्यूर। क्लियर? थर्ड सेंटेंस देख लीजिए कि नन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं। नन हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, जब हम नेगेशन बताएं तो नन यूज करते हैं। नन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट, ठीक है बेटा। तो यहां पर नन ऑफ दीज टू है, यानी दो में से कोई भी नहीं। जब दो में से कोई भी ना हो, दो में से कोई भी ना हो, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में नाइदर यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर दो में से कोई एक होता है तो वहां पर आइदर यूज किया जाता है, और अगर दो में से दोनों ही नहीं होते तो हम नन यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं नाइदर। क्या यूज करते हैं? नाइदर। तो यहां पर एरर नन है, नन की जगह पर हम क्या यूज करेंगे बेटा? नाइदर यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा कि नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, यानी इन दो स्टूडेंट्स में से कोई एक भी नहीं, ठीक है ना बेटा। हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट, क्योंकि नाइदर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसीलिए अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें नन ऑफ दीज टू या नन ऑफ द टू हो, तो वहां पर दो में से दोनों ही नहीं होंगे, तो आपने नन नहीं बल्कि नाइदर यूज करना है। क्लियर बेटा? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। फोर्थ सेंटेंस देख लीजिए कि द मैन एंड हिज बाइसाइकिल, द मैन एंड हिज बाइसाइकिल विच हैव लॉस्ट फ्यू डेज अगो हैव बीन फाउंड। तो यहां पर सब्जेक्ट देख लीजिए, एक सब्जेक्ट है द मैन और है एंड हिज बाइसाइकिल, यानी आदमी और उसकी बाइसाइकिल, उसकी साइकिल जो कुछ दिन पहले गुम हो गए थे वो मिल चुके हैं। तो यहां पर विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, जो रिलेट किसको कर रहा है? रिलेट कर रहा है बाइसाइकिल को और रिलेट कर रहा है मैन को। तो मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस में आपको यह बताया था कि जब आपके एंटीसीडेंट्स दो हो, एक पर्सन हो और दूसरा थिंग हो, या एक पर्सन हो और दूसरा एनिमल हो, जब दो एंटीसीडेंट्स होते हैं तो हम विच यूज नहीं करते एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, हम विच की जगह पर दैट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। विच हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी अगर यहां पर सिर्फ बाइसाइकिल होता तो हम विच यूज करते, लेकिन अगर सिर्फ मैन होता तो हम हु यूज करते, क्योंकि हु पर्सन को रिलेट करता है और विच नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल को रिलेट करता है। लेकिन अगर पर्सन भी हो और कोई नॉन लिविंग थिंग या एनिमल भी हो, अगर आपके पास दो एंटीसीडेंट्स होते हैं तो वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करते हैं, हु या विच यूज नहीं करते। फिफ्थ वन देख लीजिए कि शी हेट्स एवरीबॉडी
एंड एवरीथिंग। शी हेट्स, वो नफरत करती है, एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, हर एक इंसान के साथ या हर एक बंदे के साथ, एंड एवरीथिंग, और हर चीज के साथ। विच इग्नोर्स हर, जो इसको इग्नोर करता है, यानी जो भी इसको इग्नोर करेगा वो उससे नफरत करती है। तो यहां पर भी हमने विच यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेट किसको कर रहा है, ध्यान से देखिए, एक कर रहा है एवरीथिंग को और दूसरा एवरीबॉडी को, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर भी देख लीजिए कि आपके पास एवरीबॉडी यानी ये कोई पर्सन होगा, एवरीबॉडी हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, और एवरीथिंग हम किसी थिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर भी इसी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह दो एंटीसीडेंट्स हैं। वी हैव टू एंटीसीडेंट्स, वन इज एवरीबॉडी एंड सेकंड इज एवरीथिंग। तो जब दो एंटीसीडेंट्स होते हैं तो हम दैट यूज करते हैं, विच यूज नहीं करते। यानी ये सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 5 में सेम एक ही किस्म का एरर है। यहां पर आप देख सकते हो कि सेंटेंस नंबर 4 में द मैन एंड हिज बाइसाइकिल, दो एंटीसीडेंट्स है, और सेंटेंस नंबर 5 में एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग है, दो एंटीसीडेंट्स है। तो हमने विच यूज नहीं करना, दैट यूज करना है। यह है करेक्ट यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। 6th सेंटेंस देख लीजिए कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी डायरेक्टर्स का एक बोर्ड, वांट ऑल फैसिलिटीज फॉर इटसेल्फ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल फैसिलिटीज यानी बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं वो सारी सहूलतें अपने लिए चाहते हैं, फॉर इटसेल्फ, अपने लिए। तो आपको पता है कि इटसेल्फ है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है बेटा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इटसेल्फ, किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इटसेल्फ है, इट का, ठीक है बेटा। हमारे पास सब्जेक्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर्सन्स होंगे और तादाद उनकी ज्यादा होगी, तो उन ज्यादा सब्जेक्ट्स में हमारे पास बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, तो उनका रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ तो नहीं बनेगा, उनका रिफ्लेक्सिव, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हो, दे यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, दे यूज कर सकते हो। तो इनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, देम होगा, फॉर देमसेल्व्स। क्या होगा बेटा, देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा जी। तो अभी देखिए सेंटेंस नंबर 7, इट विल बी मी, इट विल बी मी who want to buy a new car. It will be me who want to buy a new car. यानी वो मैं हूं जो नई कार खरीद करना चाहता है। It will be me। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर to be verbs होते हैं तो हम हमेशा to be verb के बाद में सब्जेक्टिव यूज करते हैं, केस, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हैं। यानी टू बी वर्ब के बाद हम जब भी यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। इट विल बी मी नहीं होगा, बल्कि यहां पर होगा इट विल बी आई होगा। इट विल बी मी की जगह पर हम इट विल बी आई यूज करेंगे, क्योंकि विल बी एक टू बी वर्ब है, तो टू बी वर्ब के बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे, ये एरर है सेंटेंस में। हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे और मी का सब्जेक्टिव केस आई बनता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा कि इट विल बी आई हु वांट टू बाय अ न्यू कार। 8th वन देख लीजिए कि यू एंड आई विल बी पनिश्ड, यू एंड आई विल बी पनिश्ड। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा कि यहां पर यू थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज किया गया है एंड आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया गया है। तो क्या है, यू एंड आई विल बी पनिश्ड। मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन में कि प्रोनाउन का ऑर्डर कैसे होता है। हम प्रोनाउन अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो हम पहले सेंटेंस में कौन सा पर्सन रखेंगे, फर्स्ट पर्सन रखें, सेकंड पर्सन रखें या थर्ड पर्सन रखें। यह बहुत ही समझने के लिए अहम बात होती है। अगर आपके पास सेंटेंस में कोई ऐसी बात है जो फायदे के लिए हो, फायदे के लिए है, बेनिफिट में है,
सब्जेक्ट्स के लिए बेनिफिट में है, तो अगर बेनिफिट की बात होगी तो उसमें ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन अलग होता है, और अगर नुकसान की बात की जाएगी, ख़राब बात की जाएगी सब्जेक्ट्स के लिए, तो उनका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन दूसरा होता है। यानी अगर आप फ़ायदे की बात कर रहे हो तो आपके पास ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन होता है 2, 3, 1। ध्यान से देख लीजिए ये फार्मूला। अगर आप फ़ायदे की बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा आपका फार्मूला, यानी ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या होगा, सबसे पहले आपने सेकंड पर्सन यूज़ करना है, उसके बाद थर्ड पर्सन यूज़ करना है, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है। यानी अगर फ़ायदे की बात की जाएगी तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी 2, 3, 1। ये फार्मूला याद रख लीजिए, 2, 3, 1। और अगर नुकसान की बात की जाएगी या गलत बात की जाएगी तो फिर ये फार्मूला क्या होता है, 2, 3, 1, 1, 2, 3। ये फार्मूला याद रख लीजिए। यानी 2, 3, 1 अगर फ़ायदे की बात है तो सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन उसके बाद, और फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर नुकसान की बात है, गलत बात की गई है, तो वहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन पहले आता है, सेकंड पर्सन बाद में आता है, और थर्ड पर्सन लास्ट में आता है। ये मोरली भी सही होता है। ये मोरल यानी इखलाकी तौर पर भी जब नुकसान की बात हो तो फर्स्ट पर्सन पहले आता है, बाद में सेकंड और थर्ड पर्सन आता है। लेकिन अगर फ़ायदे की बात हो तो सेल्फिश नहीं होना चाहिए, वहाँ पर फर्स्ट पर्सन आगे नहीं आना चाहिए, वहाँ पर पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन लास्ट में आता है। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो इसी फार्मूले के हिसाब से ये सेंटेंस है कि यू एंड आई विल बी पनिश्ड, यानी सज़ा मिलनी है, विल बी पनिश्ड, सज़ा मिलनी है। तो सज़ा फ़ायदे की बात तो नहीं है ना, ये गलत बात है। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन चेंज करना है। यहाँ पर सेकंड पर्सन पहले है और फर्स्ट पर्सन बाद में है। तो अकॉर्डिंग 1, 2, 3 हमने आई को यहाँ पर यूज़ करना है और यू को यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि बात नुकसान की, गलत बात की जा रही है, सज़ा की बात की जा रही है। तो हमने फर्स्ट पर्सन पहले रखना है और सेकंड पर्सन बाद में रखना है। थर्ड पर्सन नहीं है तो हमने फर्स्ट और सेकंड से ही काम चलाना है। आई एंड यू विल बी पनिश्ड होगा, क्योंकि पनिशमेंट की बात की जा रही है, ये फ़ायदे की बात नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन पहले आता है, सेकंड पर्सन बाद में आता है। ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। इसी हिसाब से कोई और भी सेंटेंस हो तो ये फार्मूला आपने जहन में रखना है कि फ़ायदे की बात के लिए 2, 3, 1 और नुकसान की बात के लिए 1, 2, 3। ये ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन आपने रखना है। किसी भी सेंटेंस में ये एरर हो सकता है। 9th सेंटेंस देख लीजिए कि ही एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द टेस्ट। ही एंड आई ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में सही है, थर्ड पर्सन पहले है, फर्स्ट पर्सन बाद में है, क्योंकि बात तो फ़ायदे की जा रही है। तो ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस तक तो ये करेक्ट है। लेकिन आगे देखिए कि ही एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द टेस्ट। तो माई क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है आई का। अगर सिर्फ सब्जेक्ट में आई होता, ध्यान से देखिए कि अगर सिर्फ सब्जेक्ट में आई होता तो होगा आई हैव डन माई बेस्ट, क्योंकि ये पजेसिव माई आई का होता है। लेकिन यहाँ पर तो ही की बात भी की जा रही है, आई के साथ ही भी है, तो माई कैसे होगा? माई तो सिर्फ आई से रिलेट करता है, ही के साथ नहीं कर रहा। तो ही एंड आई दो हो गए ना। तो जब दो स्पीकर्स होते हैं तो उनके लिए हम माई तो यूज़ नहीं कर सकते, माई तो सिर्फ आई के लिए होता है। तो यहाँ पर माई की जगह पर हमने अवर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? अवर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई भी है और ही भी है। ही एंड आई हैव डन आवर बेस्ट इन द टेस्ट। आवर का मतलब है कि यहाँ पर जो स्पीकर्स हैं वो एक से ज़्यादा है, प्लूरल की बात की जा रही है। तो ही एंड आई हैव डन अवर होगा, ही एंड आई हैव डन माई नहीं होगा। क्लियर? तो अभी 10th सेंटेंस देख लीजिए कि आई एंड माई फ्रेंड आर गिवन प्राइजेज। आई एंड माई फ्रेंड, यानी यहाँ पर दो पर्सन्स की बात की जा रही है। आई एंड माई फ्रेंड, मैं और मेरा दोस्त, आर गिवन प्राइजेज, उनको इनामात मिले, प्राइजेज उनको मिली। किसको? आई को, यानी मुझे, एंड माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को। तो मेरा दोस्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो माई फ्रेंड
वो क्या है, थर्ड पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन है और माय फ्रेंड की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए ही यूज़ करेंगे या शी यूज़ करेंगे। तो क्योंकि वो थर्ड पर्सन है तो उसके नेम की जगह पर हम जब भी यूज़ करेंगे कोई प्रोनाउन तो वो थर्ड पर्सन होगा। यानी आई एंड माय फ्रेंड आर गिवन प्राइजेज। तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन का क्या देखना है, आर्डर देखना है। तो हमने इस सेंटेंस में क्या किया है, फर्स्ट पर्सन पहले किया है, थर्ड पर्सन बाद में किया है। और बात की जा रही है फ़ायदे की, प्राइजेस मिलने की बात अच्छी बात है। तो अच्छी बात के लिए क्या होता है, 2 3 1 फार्मूला होता है। यहाँ पर हमारे पास इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास थर्ड पर्सन तो मौजूद है ना, माय फ्रेंड। तो ये सेंटेंस आर्डर के हिसाब से गलत है। तो आर्डर कैसे सही होगा कि ये माय फ्रेंड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और आई जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी माय फ्रेंड एंड आई। क्योंकि फायदे की बात की जा रही है तो फार्मूला क्या है, 2 3 1। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड पर्सन 2 नहीं है लेकिन थर्ड पर्सन तो है। तो थर्ड पर्सन भी तो फर्स्ट पर्सन से पहले है ना, तो हमने माय फ्रेंड पहले करना है। सेंटेंस स्टार्ट करेंगे माय फ्रेंड के साथ, यानी माय फ्रेंड एंड आई फर्स्ट पर्सन बाद में किया जाएगा। माय फ्रेंड एंड आई आर गिवन प्राइजेस, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। 11th सेंटेंस देख लीजिए कि अलीज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। होप के मेरे ख्याल में ये चीज़ आप अभी ही समझ चुके होंगे कि अलीज एफर्ट्स, अली की कोशिशें, विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस, उसको ज़्यादा कामयाबी दिलाएंगी, देन योर, आपकी कोशिशों से। यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, अली की और आपकी एफर्ट्स की कंपैरिजन की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, अलीज एफर्ट्स। अलीज क्या है, पजेसिव केस ऑफ नाउन है। अली क्या है, पजेसिव केस ऑफ नाउन है। यहाँ पर पजेसिव केस की बात की जा रही है। तो कंपैरिजन किस में है, अली में है एंड यू में है। ध्यान से देखिएगा, अली और यू, उनकी एफर्ट्स में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अली के लिए हमने यूज किया है पजेसिव केस ऑफ नाउन यानी अलीज, और यहां पर यू के लिए पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, यूअर तो नहीं होता। यूअर क्या होता है, यूअर तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां पर हमने पजेसिव केस यूअर का क्या यूज करना है, योर्स। वेरी गुड, यहां पर हमने करना है योर्स। ठीक है, तो अलीज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स होगा, योर नहीं होगा, क्योंकि पजेसिव केसेस की बात की जा रही है। 12th सेंटेंस देख लीजिए कि होम यू थिंक विल विन द मैच। मैं चाहता हूं कि ये सेंटेंस मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप खुद इसको करेक्ट कर लो कि होम यू थिंक विल विन द मैच, आपके हिसाब से, आपके राय के तहत, या आप क्या सोचते हो कि कौन मैच जीतेगा। तो कौन मैच जीतेगा, तो यहां पर हमने सेंटेंस स्टार्ट किया है होम से। और अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का लेक्चर था वहां पर मैंने बताया था कि हु, होम और हुज, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। कैसे, हु हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, होम एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, और हुज पजेसिव केस ऑफ हु होता है। तो हु सब्जेक्टिव केस है, होम ऑब्जेक्टिव है और हुज पजेसिव है। तो यहां पर आपका सेंटेंस किस चीज से, किस वर्ड से शुरू हो रहा है, होम से शुरू हो रहा है। और होम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो बेटा आप ऑब्जेक्टिव केस से सेंटेंस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, यहां पर आपने सब्जेक्टिव केस यूज करना है, एंड दैट विल बी हु यू थिंक विल विन द मैच। आप क्या समझते हो कि कौन मैच जीतेगा, तो कौन के लिए आपने हु यूज करना है, होम यूज नहीं करना। ठीक है बेटा, तो ये 12 सेंटेंसेस थे कि होप कि आपको इन सेंटेंसेस में जो एरर्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हम इसी लेसन का सेकंड पार्ट आपके लिए लाएंगे। वहाँ पर हम 12 से आगे जो सेंटेंसेस हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि उन सेंटेंसेस में कौन से एरर्स हैं और उन एरर्स की जगह पर हम कौन सा करेक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन आपका पहले हम आंसर देंगे, उसका वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम अपने दूसरे काम की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।